તો અત્યારે હાલ દાહોદમાં રાહુલ ગાંધી સંબોધન કરી રહ્યા છે, આવું સીધા જોઈએ ત્યાં। 6 रुपए में भागीदारी रखता है, 100 में से 6 रुपए आदिवासी दलित पिछड़े वर्ग के अफसर डिसाइड करते हैं, बाकी वही 3-4% डिसाइड करते हैं। आदिवासियों की आबादी 8% है। 100 रुपए अगर हिंदुस्तान की सरकार खर्च करता है, 10 पैसे आप लोगों के अफसर डिसाइड करते हैं। तो मैंने सवाल पूछा, भाई ये 73% है कहां? बड़ी बड़ी कंपनियों में नहीं है? प्राइवेट अस्पतालों की लिस्ट निकालो, मालिकों की लिस्ट निकालो, बड़े बड़े डॉक्टरों की लिस्ट निकालो, अपोलो, एस्कॉर्ट्स, सबके मालिकों की लिस्ट निकालो, सब सीनियर मैनेजमेंट की लिस्ट निकालो। 73% में से आपको एक नहीं मिलेगा, एक नहीं मिलेगा। प्राइवेट कॉलेजेस, यूनिवर्सिटी की लिस्ट निकालो, 73% का वहां पे आपको मालिक एक नहीं मिलेगा। तो मैंने सिर्फ यह कहा कि देखिए, चोट लगती है तो अस्पताल में एक्सरे होता है। पहले डॉक्टर कहता है तुम्हारे हाथ में चोट लगी है, देखते क्या हुआ। तो मैंने सिर्फ यह बात बोली कि देखिए, जाति जनगणना होना चाहिए। इससे क्या होगा, हिंदुस्तान के हर नागरिक को पता लग जाएगा कि हिंदुस्तान का धन किसके हाथ में है। पिछड़ों को पता लग जाएगा कि हमारी आबादी इतनी है और इस देश का इतना धन हमारे हाथ में है। इस देश की संस्थाओं में हमारे ये लोग हैं। बजट बढ़ता है, माइनिंग अदानी, पावर जनरेशन अदानी, सोलर पावर अदानी, विंड पावर अदानी, हिमाचल से अदानी। जहां भी देखो, एयरपोर्ट भी, जहां भी देखो, ये देखो, ये भी, जहां भी देखो आपको एक ही व्यक्ति दिखाई देगा। रेलवे भी है भैया, अगर सब कुछ बोलना पड़े यहां पे मतलब 2-3 घंटे लग जाएंगे। तो मैंने मेन बातें बोली हैं। तो राजनीति कैसे हो रही है? 2-3% लोगों को देश का सारा धन पकड़ाया जा रहा है। मैं 4000 किलोमीटर चला हूं कन्याकुमारी से कश्मीर, ठीक है। रास्ते पे हजारों युवा मुझे मिले। सबसे बड़ा मुद्दा हिंदुस्तान में बेरोजगारी है। इस देश में युवाओं को रोजगार मिल ही नहीं सकता, यह सच्चाई है। पहला मुद्दा बेरोजगारी, दूसरा मुद्दा महंगाई। इस देश में युवाओं को रोजगार मिल ही नहीं सकता, कुछ भी कर लो। क्यों? क्योंकि जीएसटी लागू की, नोटबंदी लागू की। भैया आपने शर्ट खरीदी, कितने की खरीदी? ये आपका नाम क्या है? 1200 की खरीदी। जीएसटी कितनी दी आपने? देखो, आप जानते भी नहीं हो। आपके जेब में से पैसा उठा के ले गए, आपका बटुआ उठा के लेके भाग गए, आपको मालूम भी नहीं पड़ा, पता भी नहीं लगा। मैं बताता हूं, 18%। कितने की खरीदी थी? 1200 की। अगर यही शर्ट गौतम अदानी खरीदता, ठीक है, 1200 की, वो कितना टैक्स देता? वही 18% देता, उतना ही देता जितना इन्होंने दी। इनकी आमदनी 20,000 रुपए, 50,000 रुपए, उनकी आमदनी लाखों करोड़ रुपए, यही उतना टैक्स दे रहा है जितना आपके जेब में से पैसा जा रहा है। 73% के जेब से पैसा निकल रहा है। देश की रक्षा का पैसा कहां से आता है? आपके जेब से आता है। शिक्षा का पैसा कहां से आता है? आपके जेब से आता है। स्वास्थ्य का कहां से आता है? आपका आता है। बीमा योजना का पैसा कहां से आता है? आपके जेब से आता है। जाता कहां है?
सीधा आपके जेब में से निकल रहा है। और जैसे इन्होंने बोला भैया मुझे मालूम ही नहीं कितनी जीएसटी दी मैंने, मुझे मालूम ही नहीं। सीधा अदानी जी की जेब में, बड़े बड़े उद्योगपतियों की जेब में। आपने राम मंदिर का इनॉग्रेशन देखा, सबने देखा। राष्ट्रपति आदिवासी है ना, उनका चेहरा आपने देखा टीवी पे? क्यों? उन्होंने क्या गलती की? आदिवासी है इसलिए अंदर नहीं जाने दिया। अंदर सिर्फ आरएसएस वाले थे। आपने वहां पे अंदर कोई किसान देखा गरीब? ये कोई देखा? मजदूर देखा? पिछड़ा, दलित, आदिवासी ना। 73% का उसके अंदर एक आदमी नहीं था। अदानी जी देखे, अंबानी जी देखे, बॉलीवुड देखा आपने, पूरा का पूरा बॉलीवुड देखा उसके अंदर। बड़े बड़े क्रिकेट के खिलाड़ी देखे, गरीब एक देखा आपने? तो फिर हाँ, तो ये हो रही है राजनीति। इसीलिए हमने भारत जोड़ो न्याय यात्रा शुरू की है। इसीलिए हम 4000 किलोमीटर चले। आप कहोगे भाई 4000 किलोमीटर चलने की क्या जरूरत, है हमारी बात ही नहीं रखते। कुछ भी कर लो मीडिया वाले, जो देश के मुद्दे हैं कभी रखते ही नहीं है। बस भैया साहब, अगर भैया देखो, अच्छा मीडिया है किसका? मोदी जी का नहीं है, बड़े बड़े उद्योगपतियों का है। आप जानते हो नरेंद्र मोदी जी ने हिंदुस्तान के 100 सबसे बड़े उद्योगपतियों का कितना कर्जा माफ किया है? 16 लाख करोड़। 16 लाख करोड़। अगर भैया कांग्रेस पार्टी 50 उद्योगपतियों का 16 लाख करोड़ रुपया माफ कर देती तो 24 घंटे आपको कांग्रेस पार्टी मीडिया पे दिखती। हमारी राजनीति किसान की है, मजदूर की है, गरीबों की है। 1 मिनट नहीं दिखते हम लोग। नरेंद्र मोदी जी की राजनीति अरबपतियों की मदद करने की है। 24 घंटा दिखेंगे, उनका है वो टीवी, आपका थोड़ी है। पहले रास्ते थे, 73% के रास्ते थे। कौन से रास्ते थे? पब्लिक सेक्टर था, BHEL, HAL, ये संस्थाएं थी। किसी को दिल में देशभक्ति थी तो कहते थे भैया आप जाके सेना में जाइए, एयरफोर्स में जाइए, नेवी में जाइए। वो भी रास्ते रोक दिए। पब्लिक सेक्टर को एक के बाद एक प्राइवेटाइज कर रहे हैं। और अग्निवीर योजना तो आपने बहुत अच्छी तरह समझ ली है, देख लिया है। 2 तरीके के शहीद हैं अब, एक रेगुलर आर्मी वाला और दूसरा अग्निवीर। दोनों एक साथ लड़ेंगे, दोनों एक साथ लड़ेंगे। एक की 6 महीने की ट्रेनिंग होगी, दूसरी साइड चाइना वाले 3-4 साल की ट्रेनिंग लेके आएंगे। हमारे अग्निवीर जाएंगे 6 महीने की ट्रेनिंग लेकर। जब वो शहीद होंगे उनको कहा जाएगा देखो तुम अग्निवीर हो, तुम्हें शहीद का दर्जा नहीं मिलेगा, तुम्हारे परिवार को पेंशन नहीं मिलेगी। वो ठीक से लड़ेगा क्या? सवाल नहीं उठता। उसको मालूम है कि अगर मुझे कुछ हो गया तो सेना मेरी परिवार की रक्षा नहीं करेगी। और उसके साथ जो लड़ेगा, जो अग्निवीर नहीं है, वो कहेगा मेरी पूरी की पूरी रक्षा होगी, अगर मैं शहीद हो गया मेरे पूरे परिवार की देखभाल होगी, पेंशन मिलेगी, शहीद का दर्जा मिलेगा।
तो नतीजा आपको मालूम है। अग्निवीर क्यों आया, कारण क्या है, क्या कारण है? मैं बताता हूं। ट्रेनिंग का बजट कम करना है, पेंशन का बजट कम करना है, और वो जो पैसा ट्रेनिंग और पेंशन में जाता था वो हथियार खरीदने में डालना है। हथियार के इंडियन डिफेंस के सारे कॉन्ट्रैक्ट देख लो, ड्रोन के कॉन्ट्रैक्ट देख लो, हथियार के कॉन्ट्रैक्ट देख लो, सारे के सारे एक ही व्यक्ति को जा रहे हैं। नई राइफल आ रही है, इजराइल में बनती है, अदानी जी का जॉइंट वेंचर है, यहां पे बेचेंगे, आर्मी को बेचेंगे, सीधा पैसा आएगा। पहले कारतूस इंडियन ऑर्डिनेंस फैक्ट्री बनाती थी, अब आने वाले समय में गोला बारूद कारतूस अदानी जी बनाएंगे, राइफल अदानी जी बनाएंगे, हिंदुस्तान की आर्मी खरीदेगी। इंटरनेट पे जाओ, मेरी बात मत मानो, इंटरनेट पे जाओ, अदानी डिफेंस लिख लो, उसमें देख लो कहां की राइफल बन रही है, कौन सी राइफल बन रही है, ड्रोन कहां का है, कैसे बेच रहे हैं, सब लिखा हुआ है वहां पे। तो ये हो रहा है देश में, जनता को बांटते हैं, नफरत फैलाते हैं, एक धर्म को दूसरे धर्म से लड़ा देंगे, जात को जात से लड़ा देंगे, भाषा को भाषा से लड़ा देंगे, नफरत फैला देंगे, और फिर उसके बीच में आपका सारा का सारा धन सीधा वहीं 2-3 लोगों की जेब में चला जाए। यह लड़ाई है, यह कांग्रेस पार्टी और बीजेपी के बीच में फर्क है, यही लड़ाई हो रही है। आपने हमारा यहां इतने प्यार से स्वागत किया, यात्रा में आपने अपनी शक्ति दी, अगले दिनों में मैं आपसे मिलूंगा, बहुत टाइम मिलेगा मिलने के लिए, सेल्फी लेने के लिए, हाथ मिलाने के लिए। आप सबका दिल से धन्यवाद करना चाहता हूं। नमस्कार, जय हिंद। बहुत बहुत धन्यवाद राहुल जी। मैं विनंती करता हूं मुकुल वासनिक जी से कि वो धन्यवाद प्रकट करे અને સરદાર સેનાના 5 મિત્રો જેઓ સરદાર પટેલ સાહેબના માન સન્માન માટે લડત લડી રહ્યા છે એમને સ્ટેજની ડાબી બાજુ આવવા વિનંતી કરું છું। જે ટોપી પહેરેલા મિત્રો છે અલ્પેશ પુરોહિતભાઈ, ધનજીભાઈ પાટીદાર, એમની ટીમને તો રાહુલ ગાંધી જાલોદ આવી પહોંચ્યા છે। સૌથી પહેલા તેમણે યાત્રાની શરૂઆત પહેલા સંબોધન કર્યું હતું અને આ સંબોધનમાં અદાણીને મોદી સરકારે બધું વેચી દીધું હોવાનો આક્ષેપ લગાવ્યો। તેમણે કહ્યું કે આદિવાસીઓની વસ્તી 8% છે અને આદિવાસીની ઓફિસરોની ભાગીદારી તેમાંથી 6% છે। તેમણે આ સાથે જ જાતિ આધારિત વસ્તી ગણતરી થવી જોઈએ તેવું પણ તેમના સંબોધનમાં કહ્યું અને અદાણીને લઈને સરકાર પર આકરા પ્રહારો કર્યા। 2 થી 3% લોકો દેશની તમામ સંપત્તિ વેચી દેશે તેવો પણ આક્ષેપ તેમણે કર્યો હતો અને આ દેશનો સૌથી મોટો પ્રશ્ન છે બેરોજગારી અને ત્યારબાદ બીજો મોટો પ્રશ્ન છે મોંઘવારી તેવું રાહુલ ગાંધી દ્વારા તેમના સંબોધન દરમિયાન કહેવામાં આવ્યું હતું। તો રાહુલ ગાંધીની આજે ન્યાય યાત્રા છે તે 4 દિવસ ગુજરાતમાં ફરવાની છે। એરપોર્ટ, પોર્ટ, સોલર બધું જ અદાણીને વેચી દીધું હોવાનું રાહુલ ગાંધીએ તેમના સંબોધનમાં જણાવ્યું હતું। 2 થી 3% લોકોને દેશની તમામ સંપત્તિ સોંપી દીધી છે। તો 50 ઉદ્યોગપતિના 16 લાખ કરોડનું દેવું માફ કર્યું હોવાનું સરકાર પર તેમના દ્વારા આક્ષેપ કરવામાં આવ્યો હતો અને આ સરકારને ઉદ્યોગપતિઓની સરકાર ગણાવી હતી। તો દેશની તમામ જે સંપત્તિઓ છે તે 2 થી 3% લોકોને સોંપી દીધી હોવાનો પણ આક્ષેપ રાહુલ ગાંધીએ તેમના સંબોધન દરમિયાન કર્યું છે। તો આ સાથે જ રાહુલ ગાંધી દ્વારા કહેવામાં આવ્યું છે કે રામ મંદિરની જે પ્રાણ પ્રતિષ્ઠા કરવામાં આવ્યો છે, મોટો મહોત્સવ કરવામાં આવ્યો છે, તેમાં રાષ્ટ્રપતિ પણ જોવા નહોતા મળ્યા તેવું પણ તેમણે તેમના સંબોધનમાં વાત કરી। તો આ સાથી આદિવાસી જે બેલ્ટ છે જ્યાં આ યાત્રા ફરવાની છે અને ત્યાં આ રાષ્ટ્રપતિના નામનો ઉલ્લેખ રાહુલ ગાંધીએ કર્યો છે। આ સાથે આદિવાસી જે બેલ્ટ છે ત્યાં એક મેસેજ આપવાનો પ્રયાસ કર્યો છે કે સરકાર દ્વારા સરકારની જે કથની છે અને કરની છે તેમાં ઘણું અંતર જોવા મળ્યું છે, કારણ કે આ સંબોધનમાં
તેમને આદિવાસીઓ વિશે વાત કરી હતી. આ સાથે તેમણે આદિવાસીઓની વસ્તી વિશે વાત કરી હતી કે આદિવાસીઓની વસ્તી છે તે 8% છે અને તેમાં ઓફિસરોની ભાગીદારી માત્ર 6% છે.